बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हम तलब डिमांड का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था और लास्ट जो हमारे इस चैप्टर के बारे में जो हमारे लेक्चर से उसमें हमने इस लेक्चर के जो थ्योरी है उसको हमने मुकम्मल किया था। और अब हम इंशाअल्लाह जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में तरतीब बता दी थी कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो इंशाअल्लाह है वो हमारा एम शॉर्ट का सेशन होता है। तो बेटे, चैप्टर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 चैप्टर 4 और ये डिमांड का चैप्टर तलब। और आज बेटे हमारा जो इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर के MCQs हैं। MCQs सॉल्व करने से पहले जैसे कि आपको पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वही हैं कि आपने सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होता है आपने उसे पढ़ना है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि उसके जो MCQ उसके जो ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD। अब ABCD ऑप्शन में से आपने पहले ऑप्शन के मीनिंग पर पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन के मीनिंग पढ़ने हैं और फिर आपने ये देखना है कि इसका राइट वन आंसर क्या हो सकता है। जी बेटा, तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन के आम तौर पर जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो इस तरह से होता है कि क्वेश्चन के बाद उसके ABCD चार्ट, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसी क्वेश्चन के आंसर में से क्वेश्चन उसको शेप कर दिया जाता है। तो बेटे उसमें आपने एहतियात करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख रहा हूँ कि जनरली डिमांड मीन्स, यानी कि MCQs है कि जनरली डिमांड मीन्स आम तौर पर तलब से मुराद ली जाती है। यानी जनरल कॉन्सेप्ट डिमांड के बारे में क्या है, तो यानी कि इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही। अगर ये पूछ ले जाता कि इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स, तो उसका थोड़ा सा उसका जो है वो दायरा और होता, वो किसी और सर्कल में हम उसका आंसर लिखते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा ये जा रहा है कि जनरली यानी आम तौर पर आम हालात में तलब से क्या मुराद ली जाती है। तो इसमें बेटा पहला जो ऑप्शन है वो है शॉपिंग यानी ख़रीदारी, दूसरा कंजम्पशन सर्फ करना, तीसरा वांट और डिज़ायर तमन्ना या ख्वाहिश, और फोर्थ है इसमें इनकम आमदनी। यानी 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। और अगर हम इसके आंसर को पढ़ने के बाद देखें कि हम ये जानते हैं कि जो जनरली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, डिमांड का मतलब होता है वो है टू वांट समथिंग, टू डिज़ायर समथिंग, नीड, वांट, इस तरह से। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है कि डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर, यानी कि दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर अंडर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स डिमांड का मतलब बनता है। लेकिन जनरली जो डिमांड का मतलब है बेटे, इसका ये आंसर है कि आम तौर पर हम इसे वांट और डिज़ायर कहते हैं। आम तौर पर हमारा ये अब आंसर ये हमारा होगा कि जनरली डिमांड मीन्स वांट और डिज़ायर। और अगर इसी सवाल को यूँ होता कि इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन, तो उसके लिए फिर हम लिखते कि डिज़ायर प्लस
परचेजिंग पावर की ख्वाहिश भी करें और उसको ख़रीदने की ताकत भी हो, तो फिर उसे डिमांड कहा जाता है। दूसरा है बेटे क्वेश्चन के कंडीशन ऑफ डिमांड आर, MCQs सेकंड है कि कंडीशंस ऑफ डिमांड आर के उर्दू में बेटे इसको कहते हैं तलब की शराइत होती हैं, तलब की शराइतें, डिमांड, कंडीशंस ऑफ डिमांड। अब ये दो सूरतों में आपसे सवाल हो सकता है, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू कंडीशंस ऑफ डिमांड, फर्स्ट इज़ विल टू परचेज एंड सेकंड इज़ पावर टू परचेज, कि तलब की दो शराइत होती हैं, ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की क़ुव्वत। लेकिन ये सवाल आपसे, सवाल एक ही है लेकिन इसके आंसर ऑप्शन दो तरह के हो सकते हैं। इतना ये लिखा है कि कंडीशंस ऑफ डिमांड आर, आपसे इसकी तादाद भी पूछी जा सकती है। मसलन आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए 2, 3, 4, 5, इसका मतलब है कि जहाँ तादाद पूछी जा रही है कि तलब की कितनी शराइत होती हैं, तो उसके लिए बेटा आपका आंसर होगा देयर आर टू कंडीशंस ऑफ डिमांड। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपसे, जिस तरह के आपके ये नोट्स में भी सवाल बना हुआ है कि आपसे वो कंडीशन के नाम पूछ लिए जाएं कि कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो इसमें बेटा पहला जो है वो है टाइम एंड लोकेशन, टाइम एंड लोकेशन, ख़ास वक्त और मकाम, ये भी डिमांड की कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद है विल टू परचेज, ख़रीदने का इरादा, ये है, इसकी कंडीशन है लेकिन हमने दो लिखनी है। तीसरा है बेटे वेदर, मौसम, और चौथा ऑप्शन है विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। इसका मतलब है कि अब हम अगर इसको यूँ लिखते हैं कि A, B, C और D, A में हमारे पास जो ऑप्शन है बेटे वो टाइम एंड लोकेशन है, वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, आप ये नोट्स आपके सामने हैं, आप नोट से भी इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेटा विल टू परचेज, यानी कि विल टू परचेज, ये कंडीशन तो है डिमांड की लेकिन आंसर इज़ इनकम्प्लीट, ये मुकम्मल नहीं है। उसके बाद तीसरा इसमें है बेटे यानी कि यहाँ पर तो है टाइम एंड लोकेशन और विल टू परचेज, उसके बाद वेदर, मौसम, और फोर्थ ऑप्शन है बेटे विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज, ख़रीदने का इरादा और ख़रीदने की क़ुव्वत। तो हमने चूँकि थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने क्लियरली जो पढ़ा था कि देयर आर टू कंडीशंस ऑफ डिमांड, विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज, तो ये हमारा आंसर होगा। बेटे जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि MCQ और शॉर्ट उसी सूरत में आपके लिए आसान होंगे जब आप उन्हें वाज़े करके, थ्योरी को वाज़े करके पढ़ते हैं। थारोली जब आप थ्योरी को स्टडी करते हैं तो फिर वो आपके लिए आसान होता है। अगर आप थ्योरी बड़े बग़ैर या उसमें से आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ आप ड्रॉप कर देते हैं, कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल आप पढ़ते हैं, तो फिर उनके बाद अगर आप MCQ और शॉर्ट करते हैं सॉल्व, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। यानी कि आपको पहली बात तो ये है कि पता भी नहीं चलता है कि MCQ आपकी बुक के किस टॉपिक से है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका क्या जवाब हो सकता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर जो है वो दोनों में ऑप्शन आपको
कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंड दोनों का बता देता हूँ। बेटे हम एक ऑप्शन क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा है पहले, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। अब ये जो कीमत है इसको डेल्टा पी के बाद होती है डेल्टा क्यू डी। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको इलास्टिसिटी भी कहा जाता है और इसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। यानी कि प्राइस में चेंज से जब डिमांड चेंज हो तो एक तो ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है, और दूसरा ये है कि व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये देखें बेटे, पी जो है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, पी के इंक्रीज़ करने से डिमांड का डिक्रीज़ करना, यानी कि प्राइस बढ़ने से जब डिमांड कम होती है तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो देती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेटे ये है कि प्राइस फॉल करे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज़ करने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और प्राइस फॉल करने से डिमांड एक्सपेंड हो जाती है। तो दोनों सूरतों में, यानी कि आप जो आंसर मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, इसमें दोनों एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है ये वाला, कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है। क्या उसका आंसर क्या है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज, कीमत के बढ़ने से। तो आंसर है बेटे कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला ऑप्शन फॉलिंग प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती डिमांड। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिमांड, प्राइस के बढ़ने से, ये आंसर हमारा दुरुस्त है। और तीसरा ऑप्शन है चेंज इन फैशन के बदलने से, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी के बढ़ने से। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हमने इसको ये कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी हो सकता था कि डिमांड एक्सपेंड, यानी कि तलब फैलती है। कब फैलती है बेटे? ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस। अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पूछा गया है कि डिमांड इन कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस, ये भी हो सकता था कि ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस डिमांड, आगे ऑप्शन में आप लिखते कॉन्ट्रैक्ट्स, कि वो सुकड़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि डिमांड एक्सपेंड्स ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस, और अगर ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस डिमांड, फिर आप आंसर लिखेंगे एक्सपेंड। ये हो गया। तीसरा ये है कि इनको तमाम को, ये पूरी को मिला के आपसे एमसीक्यू पूछा जाए और वो ये हो कि देयर इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू, तो फिर बेटे आप लिखेंगे, चूँकि दोनों पूछी जा रही हैं, तो फिर आप लिखेंगे चेंज इन प्राइस, यानी कीमत के चेंज होने से। चेंज मीन के दोनों ऑप्शन उसमें आ जाएंगे, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। सिर्फ प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड एक्सपेंड होती है, और दोनों को जब मिला के लिखेंगे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो फिर आप लिखेंगे चेंज इन डिमांड। ये भी हमारे पास एक यहाँ पर एमसीक्यू जो है, हम यहाँ पर नहीं बना हुआ, लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि तलब का फैलना और सुकड़ना जो है वो कीमत की वजह से होता है। ठीक है, कि तलब, कीमत के बढ़ने से तलब सुकड़ती है और कीमत के कम होने से तलब फैलती है।
दोनों अलग अलग सवाल पूछ लिए जाएं आपसे या दोनों को मिला के पूछ लिए जाए। तीसरा ऑप्शन है बेटा कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड। क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन है जी हमसे। अगर हम इनके रिलेशनशिप लिखते हैं क्यू डी इज द फंक्शन ऑफ पी, और इसे कहा जाता है डिमांड फंक्शन, तफ़ाइल तलब, और ये शॉर्ट भी हो सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय डिमांड फंक्शन, या जिस तरह से एमसीक्यू पूछा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, इन दोनों वेरिएबल को जब हम फंक्शन में लेके आते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। जी क्वेश्चन है बेटा कि रिलेशनशिप बिटवीन या म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी या डिमांड कर्व। अगर हम इसी को आगे लिखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है बेटा, इससे हम डिमांड कर्व भी इसी से बनाया जाता है, यानी डिमांड कर्व भी बनता है, और लॉ ऑफ डिमांड में भी यही फंक्शन है। इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यही फंक्शन है। तो इसका आंसर जो है आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लिखना, क्योंकि तीनों में बात जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, पहला है लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि बात हो रही है प्राइस और डिमांड की, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो है प्राइस इलास्टिसिटी, वो भी ये इसका हो सकता है, और उसके अलावा है डिमांड कर्व, वो भी इससे बनता है। लेकिन इसका जो राइट वन ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा लॉ ऑफ डिमांड, या अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ होता डिमांड फंक्शन तो वो राइट वन ऑप्शन है। उसके बाद जो इसका करीब तरीन जवाब है वो लॉ ऑफ डिमांड है, यानी इसी से लॉ ऑफ डिमांड बनता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है कि बल्कि ये अभी आपने सॉल्व भी किया है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन, लेकिन नहीं, वो एक जो है वो था कि जो हमने पहले जहाँ पर बात की है ये है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज़ ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन जो क्वेश्चन अब जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वो ये है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स, expansion and contraction of demand means। बेटे आंसर से पहले आपके जहन में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जहाँ पर प्राइस है, जहाँ क्यू डी है, ये डिमांड कर्व है डी डी, ठीक है। अब इसमें अगर हम डिमांड की बात, एक्सपेंशन की बात करते हैं, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है तो ये कर्व की मूवमेंट इस तरफ हो जाती है, और प्राइस के बढ़ने से जब डिमांड कम होती है तो कर्व की मूवमेंट बैकवर्ड हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज़ मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। हम
इस तरफ मूव करेंगे तो एक्सपेंशन, अगर हम बैक की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में थ्योरी में भी हमने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ सेम डिमांड, मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में कर्व की शिफ्टिंग नहीं होती। तो क्वेश्चन है बेटे कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व इसमें शिफ्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व जो है ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है एक्सपेंशन इंक्रीज इन डिमांड, ये भी नहीं हो सकता। फॉल इन डिमांड, वो भी नहीं हो सकता। कि कंज्यूमर्स मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आंसर में है ऑप्शन डी है कि कंज्यूमर्स मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। तो इसमें भी इसी के ऊपर मूव करता है, इधर मूव करता है एक्सपेंशन, इधर मूव करता है कॉन्ट्रैक्शन। इसके बीच मीन कि देयर इज कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स द कंज्यूमर्स मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। खत तलब पर तारीफ की जो है ये हरकत। बेटे इसके बाद अगर हमसे ये सवाल ये वाला यूँ भी पूछा जा सकता है कि राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड मीन्स, यहाँ पे तो क्वेश्चन है हमारा कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स, अगर इसी को काट के यहाँ पर राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, अगर राइज एंड फॉल पूछ लिया जाएगा तो फिर आंसर हमारा क्या बनेगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। फिर आंसर हो जाएगा शिफ्ट, क्योंकि डिमांड कर्व जो है ये शिफ्ट होता है, राइज फॉल में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, जबकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में इसकी ऐसे ही मूवमेंट रहती है कि ये। और अगर डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाता है इस तरफ और इधर पीछे शिफ्ट हो जाता है डी नॉट, तो ये सेम डिमांड कर्व के ऊपर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और अपवर्ड शिफ्टिंग और डाउनवर्ड शिफ्टिंग जो है दैट इज़ नोन एज राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। तो बेटा ये हमारा डिमांड चैप्टर 4 इसके हम MCQs का हमने सेशन किया हुआ, इसमें से कुछ MCQs हमने कर लिए। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में पहले हम MCQs को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो डिमांड के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।